हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत मास्टरी अधिगम प्रतिमान के निर्माण के विषय में या मॉडल के प्रारूप के विषय में पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। मास्टरी अधिगम प्रतिमान या मास्टरी अधिगम मॉडल क्या है, इसका अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि अधिगमकर्ता के रुचि के अनुसार ही उसे अधिगम की पूर्णता की ओर किस प्रकार ले जाया जाए कि उसे अधिगम या अधिगम के विषय वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण कमांड, पूर्ण ज्ञान हो जाए। इससे संबंधित ये मॉडल है। और वास्तव में कोई भी अधिगमकर्ता या सीखने की जो तीव्रता है या सीखने की जो इच्छा है वह उसके रुचि पर ही निर्भर करती है। अतः अधिगमकर्ता की रुचि के आधार पर ही बाल केंद्रित या बालक की गति के अनुसार किस प्रकार से इच्छा दी जाए कि बालक उस विषय को आसानी से सीख ले, सरलता से सीख ले, अस्थायी रूप से सीख ले, पूर्ण रूप से सीख ले, इसको इस मॉडल के अंतर्गत ध्यान रखा जाता है। मास्टरी अधिगम प्रतिमान का अर्थ पिछले वीडियो में विशेष रूप से समझाया बताया जा चुका है, जिसे आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए अब इसके हम मॉडल की रचना कैसे होती है इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसको पहला इसमें है कि उद्देश्य, इस अधिगम जो मास्टरी अधिगम प्रतिमान का जो उद्देश्य है, उद्देश्य यह है कि बालक के रुचि को ध्यान में रखते हुए उसके गति के अनुसार अधिगम कराना, व्यवहार को सिखाना, ज्ञान प्रदान करना, कौशल कला व्यवहार को सिखाना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें रुचि के आधार पर बालक के स्वगति के अनुसार व्यवहार, क्रिया, कला, प्रशिक्षण, ज्ञान इत्यादि गतिविधियों को सिखाना ही इस मॉडल का उद्देश्य है। अब इस मॉडल की रचना कैसे होती है इसको देखते हैं। इस मॉडल की रचना इस प्रकार से होती है, इसको देखिए ज़रा। ये मॉडल बहुत ही अच्छा है, इसमें ध्यान रखा जाता है। देखिए, अधिगमकर्ता का लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर होता है। लक्ष्य अल्पकाल में व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं। उद्देश्य एक व्यापक होता है जो दीर्घकाल में या अति दीर्घकाल में या जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। इसको आप खोजेंगे तो पिछले प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा किसी न किसी सिलेबस में लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर होते हैं। चलते हैं अधिगमकर्ता का यहाँ लक्ष्य का तात्पर्य है कि जब यह मॉडल की रचना की जाती है तो अधिगमकर्ता के रुचि के अनुसार उसकी योग्यता, क्षमता, उसकी गतिविधि, उसके विषय वस्तु के अनुसार विषय वस्तु के खंड यानी एक प्रकार से उसकी योग्यता, क्षमता, उसकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्तिगत रूप से उस अधिगमकर्ता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि इसकी योग्यता ऐसी है तो पहले इसको सिखाएंगे, फिर इसको सिखाएंगे। ऐसी प्रकार का वो निर्धारण किया जाता है, ऐसे प्रकार की रचना की जाती है। फिर दूसरे स्तर में क्या किया जाता है कि अधिगम प्रक्रिया, यानी जो हम अधिगमकर्ता का जो लक्ष्य निर्धारित कर लिए, अब उसमें क्या करना होगा, किस लक्ष्य के लिए कौन सी प्रक्रिया यानी कौन सा कार्य करना पड़ेगा, इसका निर्धारण किया जाता है। और वह कार्य किस परिस्थिति में करना पड़ेगा, उसे कौन सी परिस्थिति दे दी जाएगी, कौन सा बाह्य वातावरण होगा, विषय के संदर्भ में, प्रशिक्षण के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में, क्योंकि उसे ऐसा वातावरण देना है उससे संबंधित यानी अधिगम के लक्ष्य से संबंधित क्या कार्य करना पड़ेगा और उस कार्य के लिए कैसी परिस्थिति का निर्माण करना होगा, इसको भी ध्यान में रख करके मास्टरी जो है प्रतिमान तैयार किए जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, तीसरा, यानी अब ये हो गया अधिगम का लक्ष्य, फिर कार्य, उससे संबंधित परिस्थिति बन गई। अब निष्पादन का मतलब होता है किसी कार्य को पूरा कैसे करोगे, क्या करोगे। प्रक्रिया का मतलब होता है कार्य, क्रिया का मतलब होता है कार्य का निर्धारण होना। अब उस कार्य को कैसे करोगे इसको कहते हैं निष्पादन करना। अब जब हमने कार्य निर्धारित कर लिया, उससे संबंधित परिस्थिति को भी निर्धारण कर लिया, अब वह निष्पादन उस कार्य को कैसे करेगा इसको हमको खाका तैयार करना होता है। उससे संबंधित निर्देश, उससे संबंधित सावधानी, उससे संबंधित क्रमबद्धता, ये सब कार्य के अकॉर्डिंग निष्पादन के अंतर्गत तय कर दिया जाता है। और निष्पादन करते समय क्रमबद्ध संगठित व्यवहार, यानी उसको किस प्रकार से क्रम से हम करें कि वह व्यवहार में सीख सके। वह निष्पादन करने का जो कार्य को करने का जो ढंग होगा, कार्य करने का जो कार्य प्रदर्शित करने का जो स्वरूप होगा, उसको किस प्रकार से व्यवहार से जोड़ा जाए, किस प्रकार से उसे व्यवहार से जोड़ करके रुचिपूर्ण ढंग से सिखाया या उस
प्रतिमान की रचना की जाए, इसका निर्धारण किया जाता है। अब क्या करते हैं आगे, आगे ये जो है ये उसके संदर्भ में, इन्हीं तीनों के संदर्भ में एक प्रकार से अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है, या अध्यापक इन गतिविधियों के माध्यम से इनका जो है प्रतिपादन करता है। फिर भी इसका अपना स्वतंत्र है। सभी से संबंधित सामग्री, सभी से संबंधित सामग्री का मतलब कि अधिगमकर्ता के लक्ष्य का जब निर्धारण किया तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, किताब चाहिए, परिस्थिति चाहिए, क्रिया चाहिए, प्रयोग चाहिए, जो भी आवश्यक सामग्री, सहायक सामग्री, उसकी व्यवस्था करना होता है। दूसरा, घटकों का एकीकरण। घटकों का एकीकरण मतलब कि अध्यापक, छात्र और सहायक सामग्री, इन जो तीनों घटक हैं, इन तीनों घटक को एकत्रित करना, उनकी परिस्थिति तैयार करना, उनको एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की कमी न रखना, ताकि अधिगमकर्ता का प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक गतिविधि में रुचि बनी रहे और उस रुचि के आधार पर वह तीव्रता यानी जल्दी से सीखने का प्रयास करे। अगला है प्रतिपुष्टि। यह घटकों का एकीकरण हो गया। प्रतिपुष्टि का तात्पर्य है कि अधिगमकर्ता के प्रत्येक गतिविधि पर अध्यापक अपनी नज़र रखे। जैसे ही वह सही रिस्पांस या सही अनुक्रिया या सही व्यवहार, सही ज्ञान सीखता है, उसके लिए वह फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि दे, शब्दों के रूप में, व्यवहार के रूप में, संकेत के रूप में, मूल्यांकन के रूप में। यह क्या करे, प्रतिपुष्टि, फीडबैक दे, ताकि अधिगमकर्ता का रुचि बढ़ता जाए, उत्साहवर्धन होता जाए और एक समय अधिगमकर्ता रुचि के आधार पर सीखते सीखते सीखने की प्रक्रिया में तेज़ी से आगे बढ़ जाए। इसका यह ध्यान रखा जाता है। यह महत्वपूर्ण इसका स्तर है। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो परीक्षा में आप आराम से इस मॉडल की व्याख्या कर लेंगे। कहते आगे आता है सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली का मतलब छात्र और अध्यापक की अंतःक्रिया से संबंधित है। अध्यापक छात्र को इस प्रकार से व्यवहार करे कि छात्र प्रत्येक अवस्था में उसकी रुचि और उसका प्रत्येक अवस्था में क्रिया के प्रति रुचि और तत्परता यानी उसकी उत्सुकता और या उसमें सक्रियता उसकी बनी रहे। यानी अध्यापक और विद्यार्थी के बीच अच्छा संबंध हो, विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो, आदर की भावना हो और एक दूसरे का हर परिस्थितियों में एक प्रकार से सहयोगी के रूप में प्रस्तुत हों। तो अध्यापक एक प्रकार से डायरेक्टर का भी काम करता है, लेकिन अधिगमकर्ता जो है मुख्य भूमिका में होता है, क्योंकि एक प्रकार से बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक के रुचि को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से अंतःक्रिया या सामाजिक प्रणाली का मतलब हुआ अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच अच्छे और उचित संबंधों और उचित गतिविधियों, उचित क्रियाकलापों को से संबंधित है, ताकि अध्यापक के द्वारा बालक किसी प्रकार का जो है निगेटिव नहीं, पॉजिटिव सेंस हमेशा उसका बना रहे, ताकि वो उसकी रुचि हर परिस्थिति में बनी रहे, ताकि वो सीख सके। अगला है सहायक प्रणाली। सहायक प्रणाली को अगर देखें तो यह जो सहायक प्रणाली है एक प्रकार से मूल्यांकन की प्रणाली है। किसकी प्रणाली है? मूल्यांकन की प्रणाली। जैसे इन सब गतिविधियों के माध्यम से अधिगमकर्ता जो सीखा है उसमें जो समस्या आती है उसको किस प्रकार से निदान किया जाए, रुकावटों को किस प्रकार से दूर किया जाए, बाधाओं को किस प्रकार से दूर किया जाए, इससे संबंधित गतिविधियां अपनाई जाती है। जैसे मैंने कल बताया था कि एक होता है अनुदेशन, होता है एक पूरक अनुदेशन होता है। अनुदेशन के अलावा अनुदेशन के अंतर्गत होने वाली विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए पूरक अनुदेशन दिए जाते हैं। तो इसमें छात्र को बीच बीच में आने वाली समस्याएं, रुकावटें, बाधाओं के लिए क्या करना पड़ता है? निर्देश देना पड़ता है, या उन बाधाओं के आधार पर, उन रुकावटों के आधार पर या उन परिस्थितियों के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हुए उसे निर्देश दिए जाते हैं। निर्देश तो ऑलरेडी इन गतिविधियों में भी दिए जाते हैं। यहाँ पर सभी से संबंधित सामग्री या घटकों का एकीकरण संबंधित गतिविधियों में, इन सब गतिविधियों में भी निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन इन निर्देश के अलावा जब कार्य सामने प्रस्तुत होता है, कार्य को जब पूरा करने चलता है, तो उस समय जो है भी उसे भी कई सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो तत्कालीन निदानात्मक यानी समस्याओं को दूर करने हेतु जो उसे निर्देश दिए जाएंगे उसे पूरक अनुदेशन कहते हैं। तो उससे जो बीच बीच में समस्याएं या भ्रम या रुकावटें आती हैं उसे दूर करते हुए दूर करना या उसके लिए निर्देश देना, वह सहायक प्रणाली कहलाती है। तो सहायक प्रणाली सामाजिक प्रणाली या इन सब की विभिन्न गतिविधियों में एक प्रकार से सहायता प्रदान करती है। थोड़ा सा ये अलग है, इसमें मूल्यांकन भी किया जाता है, समस्याओं से निदान भी दिलाया जाता है और पहले पूर्व के निर्देशों के बाद भी उसे तात्कालिक निर्देश भी दिए जाते हैं। इन सब गतिविधियों का प्रतिपालन या प्रतिपादन
सहायक प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो सहायक प्रणाली है, यह प्रणाली सामाजिक प्रणाली के ही एक अतिरिक्त सहायक के रूप में कार्य करती है, एक अतिरिक्त सहायक के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार से इस मॉडल की रचना हो जाती है। इस प्रकार से इस मॉडल की क्या होती है, रचना हो जाती है, जिसमें अधिगमकर्ता अपनी प्रत्येक अवस्था में अपने रुचिपूर्ण ढंग से स्वगति के आधार पर अधिगम करने में सफल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस मॉडल की रचना कैसे होती है, कैसे विभिन्न परिस्थितियों पर विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए अधिगमकर्ता को प्रत्येक अवस्था में रुचि बनाए रखते हुए उसे अधिगम की पूर्णता की ओर ले जाया जाता है। इसे आप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, जिसको हम मास्टरी अधिगम प्रतिमान कहते हैं, जिसको कैरोल और ब्लूम ने बनाया था। मुझे उम्मीद है कि आप इसका अर्थ, इसकी संरचना, इसका उद्देश्य, सहायक सामग्री, सहायक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली इत्यादि सभी घटकों को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।